नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे इतिहास लेखन की पद्धतियाँ। देखिए, हमारे जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, ये बहुत विस्तृत है और ये किन-किन तरीकों से लिखा गया या किसी भी इतिहास को लिखने के लिए कौन-कौन सी पद्धतियाँ, कौन-कौन से तरीके अपनाए जाते हैं, उसके बारे में हम आज विस्तार से जानेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, इतिहास लेखन की अनेक पद्धतियाँ हो सकती हैं। उसमें से कुछ एक पद्धतियों का मैं यहाँ पर वर्णन कर रही हूँ। उसमें सबसे पहली जो पद्धति है वो क्या है? वर्णानुक्रम पद्धति। यानी वर्णानुक्रम, देखिए नाम से स्पष्ट हो रहा है, वर्ण के अनुक्रम में, यानी वर्ण के को ध्यान में रखकर जिस पद्धति को अपनाया जाता है, उसे वर्णानुक्रम पद्धति कहा जाता है। अब वर्ण को ध्यान में कैसे रखा जाता है? जैसे इंग्लिश का उदाहरण देकर मैं बताती हूँ। इंग्लिश में सबसे पहला अल्फ़ाबेट क्या है? ए। यानी जैसे हम इंग्लिश की डिक्शनरी देखते हैं, शब्दकोश देखते हैं, उसमें पहले ए से जुड़े हुए सारे नाम आते हैं या सारे जितने भी ए से जुड़े हुए शब्द हैं, वो सबसे पहले आएँगे। ए में भी फिर डबल ए वाले आ जाएँगे, फिर ए के साथ बी वाले आ जाएँगे, इस तरह से। यानी सबसे पहले सिस्टमैटिक तरीके से क्रम के अनुसार, यानी वर्ण कौन-सा है उसको ध्यान में रखकर इस पद्धति का निर्माण किया गया या इस पद्धति का प्रयोग किया गया। इसी प्रकार जैसे हिंदी में अगर कहें तो सबसे पहले जैसे अहम लेते हैं, उसके बाद अंग लेते हैं, उसके बाद ए आ जाएगा, फिर आ जाएगा, यानी किस तरीके से वर्ण आगे बढ़ रहे हैं, उसी क्रम को ध्यान में रखकर जिस पद्धति को अपनाया जाता है, वो क्या है? वर्णानुक्रम पद्धति है। इस पद्धति में सबसे पहले देखें तो जो रचनाकार हुए हैं, जिन्होंने इतिहास लिखा है, उसमें एक नाम आता है गार्सा दा तासी का। गार्सा दा तासी जो फ्रेंच विद्वान है, इन्होंने अपनी जो इनका इतिहास ग्रंथ है, इस्त्वार दा ला लिटरेतर एंदुई ए एंदुस्तानी, आप ये बहुत अच्छे से जानते हो इसके बारे में। तथा इसके साथ साथ जो शिव सिंह सेंगर हुए हैं, हिंदी साहित्यकार या हिंदी साहित्य के इतिहासकार, शिव सिंह सेंगर, इनकी जो रचना है शिव सिंह सरोज, ये भी इसी पद्धति में लिखी गई हैं। यानी दोनों ही, चाहे वो गारसा दा तासी हैं या शिव सिंह सेंगर है, दोनों ने ही अपने इतिहास लेखन में वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया है। लेकिन अगर देखा जाए तो माना कि ये पद्धति सबसे प्राचीन पद्धति है। कौन सी? वर्णानुक्रम जो पद्धति है, ये सबसे इतिहास लेखन की सबसे प्राचीन पद्धति है। लेकिन ये अमनोवैज्ञानिक है, यानी विज्ञान की कसौटी पर अगर हम इसे कसें तो सही नहीं है। क्योंकि ज़रूरी तो नहीं ना कि ए अक्षर वाले का जन्म सबसे पहले हुआ होगा और स अक्षर वाले का जन्म बाद में हुआ हो सकता है कि जो स अक्षर का कवि है या जो अन्य कोई लेखक है, वो अक्षर से पहले उसका जन्म रहा हो। तो पहले जन्म लिया होगा तो हो सकता है उसने रचनाएँ पहले करनी शुरू कर दी और हो सकता है कि ए अक्षर ने जन्म बाद में लिया है लेकिन रचनाएँ स से पहले शुरू कर दी हैं। यानी ये जो क्रम बनता है, ये इतिहास की दृष्टि से शुद्ध क्रम नहीं बनता, या इसके आधार पर हम इतिहास, जो हिंदी साहित्य का इतिहास है या कोई भी इतिहास है, उसको हम अच्छे से नहीं जान सकते, नहीं परख सकते। उसके बाद जो दूसरा हम ले सकते हैं जो पद्धति है, वो है कालानुक्रम पद्धति, यानी काल के अनुक्रम में लिखना। ये किसने लिखा था? जॉर्ज गियर्सन ने सबसे पहले प्रयोग ये अपने ग्रंथ में किया था, और ये ग्रंथ कौन सा था? द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसमें इसी पद्धति का इन्होंने प्रयोग किया था, और ये किसने? सर्वप्रथम जॉर्ज गियर्सन ने ही किया था। यहाँ पर ध्यान में क्या रखा था? जो जन्म तिथि है कि कब जन्म लिया, उस तिथि के अनुसार क्रम को निर्धारित किया गया। किसका क्रम? रचनाकारों का, जो रचना करने वाले थे उनका। यहाँ पर वर्ण के अनुसार रचनाकारों को लिया गया और यहाँ पर जन्म तिथि के अनुसार रचनाकारों को शामिल किया गया। तो ये पद्धति वर्णानुक्रम पद्धति से कहीं ज़्यादा ठीक मानी गई। इसके बाद तीसरी हम जो पद्धति ले सकते हैं, वो है वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति यानी वैज्ञानिक बातों को आधार बनाकर इस पद्धति का प्रयोग किया गया, ये इस पद्धति को अपनाया गया, इस तरीके से लेखन किया गया। इसमें क्या चीज़ें ध्यान में रखी गई? एक तो यहाँ पर जो रचना की प्रवृत्तियाँ थी, यानी जो विशेषताएँ थी, उनको यहाँ पर ध्यान में रखा गया। प्रवृत्तियों को का यहाँ पर क्या किया गया? विश्लेषण किया गया। ये आप ध्यान में रखेंगे। यानी जो रचनाओं की विशेषताएँ थी, उनको ध्यान में रखा गया। इसके साथ-साथ ये भी ध्यान में रखा गया कि भाषा के विकास क्रम को ध्यान में रखते हुए रचनाओं का
चयन किया गया। जैसे सबसे पहले संस्कृत में लिखी गई, संस्कृत के बाद पाली आई, पाली के बाद प्राकृत आई। तो इस तरह से जो भाषाओं का क्रम बढ़ता चला गया, उस क्रम को भी इस पद्धति में ध्यान में रखा गया। इसके बाद जो रचनाकार है, उन पर जो युगीन परिस्थितियां थी, तत्कालीन परिस्थितियां थी, उनका जो प्रभाव पड़ा, उसको भी इसमें विशेष तौर पर ध्यान में रखकर इस पद्धति का प्रयोग किया गया। और इसमें सबसे पहले अगर हम कोई रचना देखते हैं, कोई इतिहास ग्रंथ देखते हैं, तो वो गणपति चंद्रगुप्त का जो इतिहास ग्रंथ है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, वो इस पद्धति में ही लिखा गया है। तो यहाँ मुख्यतः 3 बातों का ध्यान में रखा गया। एक तो जो रचनाओं की विशेषताएं क्या थी, उसको ध्यान में रखा गया। दूसरा, जो भाषा का विकास हो रहा था, उस विकास क्रम को ध्यान में रखा गया। यानी पहले संस्कृत में रचनाएं अधिक होती थी, फिर पाली में, फिर प्राकृत में, फिर अपभ्रंश में, फिर अवहट में, और उसके बाद हिंदी में। यानी इस क्रम को मानकर चला गया कि जैसे जैसे भाषा का विकास होता गया, वैसे वैसे रचनाओं में जो परिवर्तन आए, उस परिवर्तन को यहाँ ध्यान में रखा गया। उसके साथ साथ अगर देखें तो जो तत्कालीन परिस्थितियां थी, उसको, उसका रचना और रचनाकार पर क्या प्रभाव पड़ा, वो भी यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान में रखकर इस पद्धति का निर्धारण किया गया। उसके बाद है विधेयवादी पद्धति। देखिए, विधेयवादी पद्धति के जनक अगर किसी को माना जाता है, तो वो पाश्चात्य जो विद्वान तेन है, उनको माना जाता है। विधेयवादी पद्धति के जनक कौन है? तेन है। इसमें जो इन्होंने मुख्य बातें ध्यान में रखी, वो ये ध्यान में रखी कि किस जाति से संबंधित साहित्य है, कैसा वातावरण वहां पर रहा होगा, और इसके साथ साथ जिस पल में वो साहित्य लिखा गया, उस क्षण का भी क्या प्रभाव वहां पर उस रचना पर पड़ा होगा। यानी 3 बातें विशेष रूप से, जाति, वातावरण और क्षण, इन तीनों बातों को विशेष तौर पर ध्यान में रखा गया। इसी पद्धति को बाद में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी जो अपनी रचना लिखी थी, अपना इतिहास ग्रंथ लिखा था, हिंदी साहित्य का इतिहास, 1929 ईस्वी में, उसमें भी इसी पद्धति का यहाँ प्रयोग किया गया। इसमें इन्होंने क्या किया था, जो रचनाकार थे, उनका काल क्रमानुसार पद्धति का प्रयोग करके उनका परिचय दिया। इसके साथ साथ जैसे वैज्ञानिक पद्धति में रचनाओं की प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया गया था, उसको भी इन्होंने अपनाया। और इसके साथ एक चीज और इन्होंने ध्यान में रखी कि इन्होंने तुलनात्मक दृष्टिकोण रखा। कौन सी रचना किस प्रकार से अपना विशेष स्थान या महत्व रखती है, यानी वो तुलना करके अलग अलग रचनाओं में तुलनात्मक दृष्टिकोण को रखते हुए इन्होंने अपने इतिहास में उनको जगह दी। तो सबसे पहले विधेयवादी पद्धति के प्रवर्तक या जनक माने जाते हैं तेन। उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी इस पद्धति का प्रयोग किया। इसमें 3 बातें विशेष तौर पर ध्यान में रखी गई। एक तो जाति, वातावरण और क्षण, यानी उस रचना से, किस जाति से वो रचना जुड़ी हुई है, कैसे वातावरण में लिखी गई है, किस क्षण की उसमें चर्चा की गई है, और इसके साथ साथ उस रचना की विशेषताएं क्या है, और तुलनात्मक दृष्टि से वो रचना कैसे अपना स्थान रखती है। और इसके साथ साथ काल क्रमानुसार जो पद्धति है, उसका भी इन्होंने प्रयोग किया, उस तरीके को भी इन्होंने अपनाया। इसके बाद है आलोचनात्मक पद्धति। देखिए, आलोचनात्मक पद्धति नाम से स्पष्ट हो रहा है। आलोचना में क्या करते हैं हम उसकी कमियां भी निकालते हैं और हम उसकी खूबियां भी ढूंढते हैं। और सबसे पहले डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इस प्रकार के साहित्य की रचना की, या इतिहास ग्रंथ की रचना की। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक जो इतिहास है, वो इस पद्धति पर आधारित इतिहास है। इसमें अगर हम देखें तो इन्होंने रचनाकारों का परिचय भी दिया, और उसके परिचय के साथ साथ जो शास्त्रीय मान्यताएं हैं, उसके आधार पर इनकी समीक्षा भी की। यानी शास्त्रीय मान्यताओं को ध्यान में रखकर जो समीक्षा की गई, वो ये एक इसका तरीका था। यानी शास्त्रीय जो मान्यताएं हैं, मान्यताओं को ध्यान में रखा गया यहाँ पर विशेष तौर पर, किसमें? आलोचनात्मक पद्धति में। यानी जो भी रचना इन्होंने शामिल की, काल क्रमानुसार शामिल की या उसकी प्रवृत्तियों के आधार पर शामिल की, उसकी साथ साथ आलोचना भी की। जो शास्त्रीय मान्यताएं हैं, उसकी कसौटी पर भी उनको कसने का प्रयास इन्होंने किया है। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा की पुस्तक के बारे में आप सब जानते हो, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इसी आधार पर लिखा गया इतिहास ग्रंथ है। उसके बाद आता है समाज शास्त्रीय पद्धति। देखिए, समाज शास्त्रीय जो पद्धति है, इसमें रचनाकारों के परिचय के साथ साथ इस बात पर भी बल देना कि समाज में उनका क्या योगदान है, या समाज से उन्होंने क्या विशेषताएं, क्या समस्याएं लेकर अपने जो रचनाएं हैं वो लिखी हैं, और उनको उसी क्रम से यहाँ पर शामिल किया जाता है, जो समाज शास्त्रीय पद्धति होती है इतिहास ग्रंथ लिखने की। तो ये अलग अलग पद्धतियां हैं, इनकी कोई सीमा का कोई निर्धारण नहीं है, हो सकता और भी बहुत हो। मैंने यहाँ पर कुछ एक महत्वपूर्ण
पद्धतियों के बारे में चर्चा की है, इनका वर्णन किया है। इसके अलावा भी हो सकता है अनेक पद्धतियाँ हों जो आपको और भी आप इसमें शामिल कर सकते हो। तो इसके साथ उम्मीद करती हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये प्रश्न आपके बड़े प्रश्नों को बनाने में भी उपयोगी सिद्ध होगा। इसके साथ-साथ जो वेरी शॉर्ट 1-1 नंबर के जो प्रश्न आते हैं, उसके लिए भी ये आपके लिए सहायक सिद्ध हो, ऐसी मेरी कामना है। बहुत-बहुत धन्यवाद।